ये आपको कैसे पता चला कि उनकी डिग्री जैली है और आप चले गए कोर्ट के अंदर? डिग्री है, वकालत का लाइसेंस है, हाई कोर्ट की जजी है, वो सारी की जो फाउंडेशन है वही बोगस है। अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन जो है उसको कभी करवाते ही नहीं थे। जैली डिग्री नहीं है, इसको कैंसलेशन जो ऑर्डर जारी हो उसमें कैंसलेशन की लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जैली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जहांगीरी साहब ने एलएलबी पार्ट 1 के पेपर ही नहीं दिए, एलएलबी पार्ट 2 के उन्होंने पेपर दिए। ये सारी यूनिवर्सिटी की मिली भगत की वजह से ये अफसोसनाक बात जो है ये पाकिस्तान को देखनी पड़ी है। ये ना हो कि 4 साल बाद या 2 साल बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये सारा केस के हवाले से कहें कि इनकी तो सुनवाई ही नहीं हुई। मेरी क्या बदनीयती है जहांगीरी साहब को हटवाने की? मेरी तरफ से जहांगीरी साहब को आप वजीर आजम लगा दें। अगर अवाम का एतमाद को ठेस पहुंचेगी तो वो अदालतों से रुजू करना छोड़ देंगे, मुआशरे के अंदर अनारकी पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं इमरान खान साहब के तर्ज सियासत का अलानिया तौर के ऊपर मुखालफ हूँ, उनके रवैये का अलानिया तौर के ऊपर उनसे इख्तलाफ राय रखता हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तारिक जहांगीरी के जाली डिग्री के ऊपर केस किया और फिर उन्हें नाअहल करवाया। उनसे पूछते हैं, बताएं मियां साहब, ये आपको कैसे पता चला कि उनकी डिग्री जाली है और आप चले गए कोर्ट के अंदर? तो ये कैसे आपको पता कैसे चला? ये तो आप सहाफ़ियों की कारस्तानी थी जिन्होंने ये खबरें छापनी शुरू की। बेसिकली तो 6 जुलाई को ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ, डॉन में असद मलिक साहब ने इसको रिपोर्ट किया बड़ा फैक्चुअली। उसके अंदर उन्होंने एलएलबी पार्ट 1 के तमाम क्रीडेंशियल्स जो हैं वो लिखे और फिर एलएलबी पार्ट 2 के जो क्रीडेंशियल्स हैं वो लिखे और फिर कराची यूनिवर्सिटी का एक लेटर जो है उसको उन्होंने अपनी बेस बनाया अपनी न्यूज़ स्टोरी की। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो मेरी रिट ऑफ को वारंटों के साथ जो इनेक्चर लगा हुआ है वो डॉन अखबार की वो स्टोरी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने प्राइमा फेशी ये केस एस्टैब्लिश किया कि जो मोहतरम जज साहब हैं इनकी जो डिग्री है, वकालत का लाइसेंस है, हाई कोर्ट की जजी है, वो सारी की जो फाउंडेशन है वही बोगस है। तो ये कैसे पता चला? ये इतने इस ओहदे पे पहुंचे तो ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, फिर जज बने हैं, तो ये सारी तो एक इन्वेस्टिगेशन तो होती है किसी भी जज की या किसी की भी सरकारी अफसर की। ये इनकी जो डिग्रियों की तस्दीक है ना, ये पहली दफा हुई। आज तक ये माजी में जब भी ओहदों पर रहे तो ये अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन जो है उसको कभी करवाते ही नहीं थे। इवन अभी इस केस में जब हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अलावा अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तारिक महमूद नामी जो शख्स हैं, सन ऑफ दिस एंड दैट, इस शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट इन्होंने अपनी कभी कोई भी डिग्री जो है वो हायर एजुकेशन से वेरीफाई नहीं करवाई। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारा निज़ाम इस तरह का है। वकला के लाइसेंस देने का निज़ाम जो है वो माजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे जाली वकला जो है वो रजिस्टर्ड हो गए। बार में बार एसोसिएशन एक्टिव हुई, उन्होंने उनको निकाला। ये उसी खामी का फ़ायदा उठाते रहे हर जगह के ऊपर। अगर तो जहांगीरी साहब ने अपने जितने भी सरकारी ओहदों पर रहे, अगर उन ओहदों की रिक्वायरमेंट होती कि ये ओहदा तब मिलेगा आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वेरीफाइड डिग्रीज जमा करवाएं, तो ये वहीं पर ही पकड़े जाते। लेकिन ये तो आप कह लें कि अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जुडिशियल सिस्टम में आकर पकड़े गए। अच्छा, उनके वकील कह रहे हैं कि ये डिग्री कैंसिल हुई है, जाली डिग्री नहीं है, इसको कैंसलेशन जो ऑर्डर जारी हो उसमें कैंसलेशन की लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, जहांगीरी साहब के वकला का तशरीह करने का एक अपना नुक्ता नजर है, वो दुरुस्त हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी इस बात को दुरुस्त कहती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, थर्ड डॉक्यूमेंट डिग्री, ये बिल्कुल हमारी जारी करदा है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के नीचे जो फाउंडेशन है एलएलबी पार्ट 1 और एलएलबी पार्ट 2 वो बोगस है। एलएलबी पार्ट 1 तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहांगीरी साहब ने एलएलबी पार्ट 1 के पेपर ही नहीं दिए, एलएलबी पार्ट 2 के उन्होंने पेपर दिए, लेकिन जाली एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल करके। यानी कि उन्होंने क्या किया कि एनरोलमेंट नंबर था आरफ मलक का, लेकिन वो आरफ मलक रेगुलर ओरिजिनल स्टूडेंट मौजूद है, उसका एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल करके इम्तिहान में बैठ के इम्तिहान दे दिया। तो ये जालसाजी कह लें आप, इसको बोगस कह रहे हैं, कैंसिलेशन कह लें, डिस्क्रिपेंसीज कह लें, इसे जो भी कह लें, ये फ्रॉड है। ये जो बुनियाद है इसके ऊपर जितना भी सुपरस्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वकालत का लाइसेंस मिला या जजी मिली या सरकारी ओहदे मिले, वो सब गैर कानूनी है। अच्छा मियां साहब, आप कह रहे हैं कि रोल नंबर मिला, उन्होंने एक बोगस
एक एनरोलमेंट नंबर। हाँ, एनरोलमेंट नंबर मिला एक बंदे का जो ओरिजिनल था, और उसकी जगह पे इन्होंने पेपर दे दिए। तो ये अगर पेपर इन्होंने दिया तो उस बंदे के एनरोलमेंट, मतलब कि वो बंदा तो वो था, और जस्टिस तारिक जहांगीरी का फिर कैसे नाम उसमें इंटर हो सकता है अगर एनरोलमेंट नंबर ही उसी है? यही जहांगीरी साहब ने फ्रॉड किया ना, कि एक जिसका एनरोलमेंट नंबर था आरफ महमूद मलक का, वो वैसे मैं बाहवाला नाम दे रहा, मिसाल के तौर पे नाम दे रहा हूँ, वो किसी और साल का था, रजिस्टर्ड था, वो डिग्री लेके जा गया, अपना काम कर रहा था। अच्छा, उसके नंबर को जालसाजी से इस्तेमाल करके एनरोलमेंट फॉर्म के ऊपर फिल करके यूनिवर्सिटी के अमले के साथ मिली भगत करके अपना रोल नंबर स्लिप जारी करवाई और इम्तिहान दे दिए, और उसी की बुनियाद के ऊपर डिग्री जारी करवा ली। ये सारी यूनिवर्सिटी की मिली भगत की वजह से ये अफसोसनाक बात जो है ये पाकिस्तान को देखनी पड़ी है। मियां साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी, वो उनके ऊपर जब केस चला था उन्हें भी इसी तरह हटाया गया, और बाद में उन्होंने अदालत में सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बाद में कहा कि आपकी तो सुनवाई ही नहीं हुई थी, जिसके बाद उनकी दोबारा मराद भी बहाल कर दी गई। तो ये ना हो कि 4 साल बाद या 2 साल बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये सारा केस के हवाले से कहें कि इनकी तो सुनवाई ही नहीं हुई। वो तो 4 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हम उसको कंटेस्ट करेंगे, पूरा इसका मुकाबला करेंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला जो है उसको जहांगीरी साहब वाले मामले के साथ देखा नहीं जा सकता, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब के ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर बदनीयती का इल्जाम लगाकर फिर उन्होंने केस को एस्टैब्लिश किया था, जिसकी कानूनी रास्ता मौजूद था, आइन में मौजूद है कि अगर बदनीयती का इल्जाम लगाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा ले सकती है। जहांगीरी साहब किसके ऊपर बदनीयती का इल्जाम लगाएंगे? मेरे पे? मेरी क्या बदनीयती है जहांगीरी साहब को हटवाने की? मेरी तरफ से जहांगीरी साहब को वजीर आजम लगा दें। मेरे वकील के तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 165 के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी वकील की जिम्मेदारी है कि मैंने रोजाना की बुनियाद के ऊपर, महाना बुनियाद के ऊपर हर वकील ने इस बात की आवाज उठानी है कि उसका जो जजेस की तैनातियां हैं वो शफाफ होनी चाहिए। तो मेरे पे क्या बदनीति है? आपको फीस भी मिली या आपने सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ये वकला जो है ना, की है? वकला जो है ये इस तरह के बड़े मुकदमात जिनका सोसाइटी के ऊपर दूर रस नतायज हो, वो सिर्फ और सिर्फ मफाद आमा में करते हैं। इनमें फीसें नहीं होती, इनमें सिर्फ इंसान की एक पहचान होती है, एक करैक्टर होता है, एक असूल होता है, एक नजरिया होता है। मैं हमेशा से ही जुडिशल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी का जो है वो नाकद रहा हूँ, सहाफत से लेके आज वकालत के दिन तक। पहले भी जजेस की तैनाती के तरीकाकार का जो है वो नाकद था, आज भी हूँ, आज 27वीं तरमीम के बाद भी हूँ। सो मेरा तो एक असूली मौकफ है, दहाइयों पुराना मौकफ है कि जज साहबान का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। आपने 3 जजेस, मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जहांगीरी, आप इन सारे जजेस के पीछे क्यों पड़ चुके हैं? और भी जजेस हैं आपकी लिस्ट में जिनके खिलाफ आपने रिट पिटीशन दायर करनी है? नहीं, मैं जजेस के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी तरफ से आप इन जज साहबान को, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, प्राइम मिनिस्टर लगा दें, जो मर्जी कर दें। ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है सर, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है। अगर अवाम का एतमाद को ठेस पहुंचेगी तो वो अदालतों से रुजू करना छोड़ देंगे, मुआशरे के अंदर अनारकी पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस सिस्टम के अंदर शफाफियत, ईमानदार, काबिल, बेहतरीन, दिलेर जजेस जो हैं वो लाजमी इस सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह के कंप्रोमाइज, बोगस डिग्रियों वाले जज साहबान होंगे तो वो नेचुरली कंप्रोमाइज हो जाएंगे, ब्लैकमेल होंगे, फिर वो एजेंसियों के हक में, हुकूमतों के हक में, पार्टियों के हक में फैसले करेंगे। लेकिन अगर कोई ईमानदार जज होगा उसे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होगी। अब आप इस केस के बाद को रिट फाइल करेंगे कि तमाम जो सेशन जज है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन सब की डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए? देखिए मलक साहब, हम सारे इस बात का क्यों तकाजा करते हैं कि कोई दरखास्त आएगी तो फिर हम फैसला करेंगे? आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज खुद इख्तियार दिया है। आईने पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंटमेंट का सारा इख्तियार दिया है कि आपने किस तरीके से करना है, वो आज खुद कर लें, बजाय ये कि तमाशा लगे, घरों में इसके ऊपर डिबेट हो। ये सारे जज साहबान अपने घर में बैठकर सारी चीज़ों को चुप करके स्क्रूटनाइज करके अपनी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लें। ये जहांगीरी साहब वाला मामला भी जो है, अब देखें, ये कभी भी मीडिया की, पब्लिक की डिबेट का हिस्सा ना बनता अगर 2024 में जब ये जुलाई 2024 में जब ये इशू सामने आया, झूठा या सच्चा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी थी कि इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर इस इशू को टेकअप करती, झूठा सच्चा जो भी था डिसाइड करके 2 दिन के अंदर
डिसाइड करके फैसला करके परे मारती। लेकिन 2024 से लेके आज के दिन तक हमेशा की तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। उसकी वजह से जुडिशियल सिस्टम के ऊपर तनकीद होती है। आपके ऊपर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है कि आप इमरान खान के जिन्हें कातलाना हमला किया था उसके भी वकील हैं, और जो जजेस जो थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं सो कार्ड कि उन्हें सपोर्ट पीटीआई के जो लोग हैं उन्हें उनकी सपोर्ट थी, तो ये आप उनकी वकील हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने वाला जो मुलजम था नवीद, उसको झूठे बोगस बेबुनियाद मुकदमे में जो है वो मुलव्वस किया गया। मैं बिल्कुल उसका वकील हूँ। मैं इमरान खान साहब के तर्ज सियासत का अलानिया तौर के ऊपर मुखालफ हूँ, उनके रवैये का अलानिया तौर के ऊपर उनसे इख्तलाफ राय रखता हूँ। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन किसी का वकील होना या ना होना ये आपके पॉलिटिकल प्रेजुडिस को जो है वो नहीं प्रेजुडिस करता। आप किसी को भी वकील कर सकते हैं, कोई भी शख्स किसी को भी वकील कर सकता है। नहीं, पुलिस ने पूरे गलत आदमी को पकड़ा था और उसने बयान भी वीडियो जारी किया था कि मैंने हमला किया और मेरे हमले की वजह वो से वीडियो बयान आज के दिन तक कभी अदालत के अंदर ट्रायल के अंदर पेश नहीं किया गया। ट्रायल के अंदर कोई एक शहादत जो है ठोस शहादत नहीं आई जिससे ये बात साबित होती हो कि ये नवीद जो है इसकी फायरिंग से कंटेनर पे खड़े लोग जो है वो कोई जख्मी थे। वो एक आम राहगीर था जैसे बाकी राहगीर थे। शक का कुर्बानी का बकरा बना के शक करके उसको पकड़ लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा अफसोस वाकया हुआ तो पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी ना किसी के ऊपर तो मलबा डालना था, वो उन्होंने मलबा डाल दिया उसके ऊपर। तो मुल्जिम का स्टेटस क्या है? जो नवीद है उसको नीचे से उम्र कैद की सजा हो गई थी, उसकी अपील लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग। अब उसने उस वीडियो बयान के हवाले से अदालत में बताया कि वो वीडियो बयान में से पुलिस वालों ने जबरदस्ती लिया या कोई इस तरह की बात उसने अदालत पुलिस वीडियो बयान लेकर आती तो हम उसको डिनाई करते ना। उस शख्स ने तो खुद दिया ना बयान। उसने तो अदालत के अंदर जो ट्रायल चलेगा एविडेंस होगा उसके ऊपर बात करनी है। अदालत के अंदर कोई वीडियो बयान नहीं आया। आपसे किस तरह की उसने कि ये वीडियो बयान उसका था, ये क्योंकि पब्लिकली ये प्रिविलेज है। अच्छा, ये मेरी और मेरे क्लाइंट की गुफ्तगू है। हमने जो अदालत के अंदर सबूत आए हैं उनको ही नतारना है ना। उस अदालत के अंदर इस तरह का कोई वीडियो बयान नवीद के खिलाफ जो है वो पेश नहीं किया गया। तो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला उसने नहीं किया तो किसने किया? कोई आपको इस बात का भी अंदाजा? मैं तो सिर्फ नवीद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। हाँ। ये तो एक डिजाइन था इमरान खान साहब को। मैं मेरी जाती राय ये है कि इमरान खान साहब ने खुद अपने ऊपर उनकी पार्टी ने हमला करवाया ताकि उनकी जो उससे पहले आप पहले देखें ना, इतनी अच्छे आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं कि उस इंसिडेंट से पहले इमरान खान का जो पॉलिटिकल एक जा रहा था उसके अंदर इतनी कोई पजीराई नहीं मिल रही थी, लोग उनके जलसों में नहीं जा रहे थे। लेकिन एक डिजाइन किया गया, उसके बाद देखिए उनका जलसा, उनके लोग जो है कैसे एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ। खुद ही डिसाइड किया, खुद ही हमला कराया, खुद ही उस हमले को अपने लिए इस्तेमाल किया। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब जो है उस हमले के अंदर, उस केस के अंदर बयान देने के लिए क्यों नहीं आए? पीटीआई का कोई भी सीनियर रहनुमा जो है, मरकजी लीडरशिप जो है, जो उसके अंदर गवाह थी, वो क्यों नहीं आई उसके अंदर क्या उसे कहते हैं केस के अंदर बयान देने के लिए, एविडेंस देने के लिए? कोई भी नहीं आए। ये एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। नहीं आते थे इमरान खान यहाँ पे लोअर हाई कोर्ट नहीं, ट्रायल कोर्ट के अंदर अच्छा, वजीराबाद वाले केस के अंदर इमरान खान साहब और मरकजी लीडरशिप कोई भी एविडेंस देने की एक दफा भी नहीं आई। अदालत उनको बार बार तलब करती रही कि आए अपने सबूत जो है वो पेश करें, अपने बयान जो है वो कलमबंद करवाएं, लेकिन वो नहीं आए। आखिरी सर मियां साहब, जितने लोगों के आपने केसेस लड़े, जस्टिस एजाजुल एहसन का, जस्टिस तारिक जंगीरी का और मुज़ाहिर नकवी का, इन्होंने कभी आपसे रब्ता भी किया कि आप पीछे हट जाएं इस रिट पिटीशन? नहीं, कभी कोई रब्ता नहीं किया। ना ही इनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि ये मुझसे रब्ता करें। जागीरी साहब के कैरेक्टर की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। ये आखिरी पेशी से जो सेकंड लाख पेशी थी जिसमें वो जहांगीर साहब खुद अदालत में पेश हुए, तो मैं कोर्ट रूम में बैठा हुआ था। वो बड़े अच्छे तरीके से आए, उन्होंने तमाम वकला से हाथ लाए। मैं ये समझ रहा था कि मुझसे वो नाराज़ होंगे और जहांगीर साहब मेरे साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने इंतहाई आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए मिले, मेरा हाल चाल पूछा और स्माइल दी और गुफ्तगू की और उसके बाद कहते थैंक यू। आपने नाहल करवा दिया, थैंक यू। नहीं, वो तो केस का फैसला किसी के हक में होना है, किसी के खिलाफ होना ही होना होता है। एक पार्टी ने जीतना है, एक पार्टी ने हारना है। वो मुमकिन है कि मेरी पिटीशन डिसमिस हो जाती है, मुमकिन है कि उनके हक में फैसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।